जय हिंद। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं उससे हमको कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसका वैल्यूएशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें हमको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फाइनेंशियल रेशियोज है उससे हमको पता चलती है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो वो दिखाता है कि मैनेजमेंट उनका कितना एफिशिएंट है, कि जो हमारा जो पैसा है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट यहाँ पे, कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर रही है। तो वो हमको मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस दिखाती है। तो वो एक हो गया। और आज हम सेम उसी तरह मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए एक और नया हम जो है वो रेशियो देखने वाले हैं, जिसका नाम है डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इक्विटी का मतलब तो पता है, मैंने कितने सारे वीडियो में इसका नाम लिया है। मैंने यहाँ पे कैश फ्लो में दिखाया और यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इक्विटी यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे मिलती है, वो सब चीज़ें हमने रिटर्न इक्विटी यहाँ पे कैलकुलेशन उसका करके आपको दिखाया था। और डेब्ट का मतलब तो आपको पता है कि डेब्ट मतलब कर्जा। तो इस जो पूरा सीन है उसका क्या मतलब है, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कि मान लीजिए 100 रुपये कंपनी ने लगाए, ठीक है, 100 रुपये कंपनी ने अपने लगाए, यानी कि कंपनी की क्या हुई है, इक्विटी। क्या कि कंपनी ने खुद के अपने 100 रुपये लगा कर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। मान लीजिए 20 रुपये कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए कि कंपनी के जो पैसे लगे वो कितने लगे, 100 रुपये। तो वो अभी का समझ लीजिए कंपनी ने कोई भी कर्जा यहाँ पे नहीं लिया है। तो ये क्या हो गया, कंपनी की इक्विटी हो गई। ठीक है, और ये कंपनी का हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी की जो इक्विटी थी 100 रुपये, ठीक है, तो वो तो कंपनी के खुद के पैसे थे और उस पर कंपनी ने जनरेट किया 20 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर हम उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करें तो ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी कि कितना होगा, 20%। ठीक है, तो ये 20% हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हो गई। लेकिन अगर कंपनी यहाँ पे ये जो 100 रुपये है उसकी जगह फिर कंपनी क्या करती है, अगले क्वार्टर में यहाँ पे कर्ज़ा ले लेती है 100 रुपये। और यहाँ पे कंपनी ने लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेप्ट। तो यहाँ पे कंपनी ने 100 रुपया कर्ज़ा यहाँ पे किसी से और ले लिया। और अब कंपनी के पास कितना टोटल हो गया, 200 रुपये हो गया, क्योंकि कंपनी ने अपने खुद के यहाँ पे 100 रुपये लगाए थे और यहाँ पे कर्ज़ा यहाँ पे 100 रुपया हुआ। तो यहाँ पे टोटल इक्विटी कितनी हुई कंपनी की, 200 रुपये। और अब मान लीजिए कि कंपनी ने यहाँ पे 20 ही मान लीजिए प्रॉफिट किया, कर्ज़ा लेके भी उतना ही प्रॉफिट किया। तो अब हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितनी होगी, अब हो जाएगी वो 10 रुपया, 10% हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी जैसे जैसे अपना कर्जा बढ़ाती रहेगी और अपने साथ साथ ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम होती जाएगी। यानी कि जो हमारा जो पैसा है वो ज़्यादातर वेस्ट हो रहा है कंपनी के ऊपर। एक तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, जो ये जो डेप्थ होगा उसके ऊपर भी कंपनी को यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पैसा तो उल्टा वहाँ पे चला जाएगा और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए ये 20 की जगह यहाँ पे कंपनी ने किया 30 रुपया, तो अभी कंपनी का आरओई जो पिछली बार था उससे कम हो गया, 15% ही है फिर भी। तो कंपनी एक तरीके से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कंपनी 30 की जगह 40 रुपया किया, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे सेम हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कई कंपनियाँ आपको ये जो चीज़ है वो देखने की ज़रूरी है। आपको ये इसलिए देखनी ज़रूरी है क्योंकि कई कंपनियाँ क्या करती है कि जो उनकी इक्विटी और प्रॉफिट है वो तो होता ही है, लेकिन क्या करती है वो कर्जा अपना बढ़ाती रहती है और यहाँ पे फिर क्या होता है और प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो लोग क्या देखते हैं, ये लोग जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो नहीं देखते और ये आरओई वाला पोर्शन है वो नहीं देखते। लोग क्या देखते हैं कि हाँ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का कर्जा भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अभी 100 की जगह यहाँ पे 200 हो जाएगा, तो हमारी इक्विटी कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी। और अब 300 रुपये पे अगर यहाँ पे सेम इतना ही परसेंट का जो अगर आ रहा है यहाँ पे रिटर्न इन इक्विटी, तो वो हो जाएगा सीधा 13.33%। ठीक है, तो ये होगा कि कंपनी आपको लग रही है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, अगर ये 40 का मैं 60 भी कर दूँ फिर भी ये कंपनी 20%। तो यहाँ पे देखोगे तो आप तो यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमारा जो पैसा है वो बन नहीं रहा। वहाँ पैसा तो हमारा 20% का 20% ही है, हमारा एक्चुअल में कुछ गेन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है कि
कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसका ये मतलब नहीं कि ये कंपनी अच्छी है। इसीलिए ये जो सारे पैरामीटर्स है एक के बाद एक हम लगाते जाते हैं कि कंपनी या कैसी है, क्यों है, वो चीज़ें हमको एक देखनी पड़ती है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हमको पता नहीं लगता कि कंपनी कैसी है, ठीक है। तो इसीलिए यह जो हमारा जो आज का जो रेशियो है वो है डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि इक्विटी के मुकाबले जो डेब्ट है वो कितना है। तो इसीलिए हम उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 कितना था यहाँ पे डेब्ट कितना लिया था 100 या डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ पे जो हमारा जो रेशियो है तो वो है 0.5, यानी कि हमारा इक्विटी में यहाँ पे इक्विटी हमने 200 रुपये ली है, हमारा खुद का पैसा 200 है और यहाँ पे जो डेप्थ है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे ये जो है तो वो 0.5 आएगा। अगर हमारी जो यहाँ पे खुद का पैसा 100 है और हमने यहाँ पे जो कर्ज़ा लिया है वो भी 100 रुपये लिया है, तो यहाँ पे इक्विटी 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारा खुद का 100 रुपया हमारा खुद का है, 100 रुपये बाहर का है, तो यहाँ पे सब बैलेंस है, तो ये 1 है। लेकिन अगर हमने खुद का पैसा यहाँ पे ज़्यादा लगा दिया तो यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे डेप्ट कम लगेगा हमारे, क्योंकि हमने 200 रुपये हमने डबल रुपये दिए और हमने लिए सिर्फ 100 ही रुपये लिए, उससे कम ही लिए, तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो ये डेप्ट टू इक्विटी है वो यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 1 हमारा रहना चाहिए। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सीधा आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्क्रीनर की वेबसाइट पे। यहाँ आप लिखोगे डेप्ट इक्विटी, तो यहाँ पे जो भी कंपनियाँ डेप्ट इक्विटी जिसका रेशियो लेस देन 1 है वो कंपनी यहाँ पे ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस आपको देते हुए नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इनका आरओई यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसी जो भी कंपनियां जिसका डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे लेस देन 1 है तो वो कंपनी ज़्यादातर आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक तो पहली चीज़ के यहाँ पे बर्डन नहीं होता है कि इतना कर्जा देना है, उसके ऊपर यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है डेप्ट का वो कम हो जाता है। तो जो मैनेजमेंट का जो पूरा फोकस है वो कर्जा चुकाने की बजाय उनका धंधा कैसे आगे बढ़े उसमें ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको डेप्ट भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डेप्ट कंसिस्टेंट बढ़ता गया और एक लिमिट ऐसी आ गई कि कंपनी की हालत नहीं अब डेप्ट चुकाने की, तो वो कंपनी पूरी बर्बाद भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में ऐसे होती है डिफ़ॉल्ट, फिर वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से दिखाता हूँ कि ये देखिए इन्फोसिस, तो यहाँ पे आप उसकी बोरोइंग्स देखोगे तो यहाँ पे कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पे कुछ भी बोरोइंग कंपनी की यहाँ पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पेंडेमिक आया तो कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे अपना कर्जा ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पे इन्फोसिस का आपको जो है वो आपको डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि 0.007 का यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ इतने करोड़ का ही कर्जा लिया है। और कंपनी की इक्विटी देखोगे आप तो यहाँ पे लगभग 70,000 के ऊपर की कंपनी की इक्विटी, यानी कि कंपनी अपने खुद का पैसा बहुत ज़्यादा लगा रही है, कर्जा तो अब ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे कर्जा कंपनी ने लिया है। तो ये भी एक आपको अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये अच्छा मैनेजमेंट ये आपको कब पता चलेगा कि अब आने वाले साल में जब कंपनी अब स्टेबल कंडीशन में आ चुकी है, तब धीरे धीरे कंपनी का एक कर्जा ये जो इतना है उससे भी अब कंपनी डेप्ट फ्री की ओर बढ़ने लगे, तो ये समझ लो कि अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये डेप्ट फ्री करने की ओर यहाँ पे फोकस कर रहा है। तो ये चीज़ है कि हमको ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की हैं, इससे भी हमको पता लगती है। अब आते हैं हम वोडाफोन आइडिया के केस में, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया के केस में देखिए तो बोरिंग था वो पहले 8,912 करोड़ का ही था पहले, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आप देखोगे 125,940 इतना ज़्यादा यहाँ पे कर्जा यहाँ पे कंपनी ने 2019 तक ले लिया था। यानी कि आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया, कितना गुना है कंपनी ने कर्जा, कांस्टेंट कंपनी के कर्जे यहाँ पे बढ़ रहे, कंपनी के कर्जे यहाँ पे बढ़ रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कंपनी है वो चली जाती है, फिर लॉस मेकिंग कंपनी यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो जो पहले प्रॉफिट में था, नेट प्रॉफिट पहले बढ़ हो रहा था, उसके बाद नेट प्रॉफिट कम होने लगा, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब तो बहुत सारा नेगेटिव यहाँ पे -73,878 रुपीज़ यहाँ करोड़ के यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे इतने में लॉस, यहाँ पे कंपनी इतनी सारी यहाँ पे लॉस मेकिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो इसी वजह से क्या होता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी पहले यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे एकदम से यहाँ पे कंपनी नीचे आना शुरू हो गई। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्थ है वो कंट्रोल में निकल चुका है। यहाँ पे बोरिंग जब 12,000 13,000 या 14,000 इतनी नॉर्मल चलती है कि 1,000 बढ़ रही है, उसके सामने इक्विटी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि इक्विटी भी बढ़ रही है और थोड़ा सा डेप्थ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब ऐसे डेप्थ यहाँ पे ऐसे डबल की तरह से यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ने लगे 57, उसके बाद सीधा 125, इतना ज़्यादा जब डेप्थ बढ़ने लगे
तब यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा ही देना पड़ता है, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर सीधा यहाँ पे असर आता है। तो इसीलिए वजह से जो कंपनी का शेयर है वो पिछले कई टाइम से यहाँ पे कंपनी का शेयर डाउन जाने लगा है, और लोग इसी यहाँ पे सस्ते देख के यहाँ पे कंपनी में आ रहे हैं, जबकि आपको दिख रहा है कि आपकी जो पूरा जो कैपिटल है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो रहा है, कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग है, तो आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी कंपनियों को यहाँ से आप रिजेक्ट कीजिए। तो आपके बोरोइंग से ही पता लगती है कि कंपनी यहाँ पे डेप्ट बढ़ा रही है, तो उसकी वजह से उसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो आपका कंपनी के P&L स्टेटमेंट पर यहाँ पे आने वाला है। तो ये वो चीज़ है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने पिछले बार ROE का यहाँ पे लिखा था, वैसी तरह आप यहाँ पे स्क्रीनर से लेके यहाँ पे सबका यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी भी यहाँ पे लिख सकते हो, और जिस भी कंपनी का यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे बहुत एक से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंपनी को आप यहाँ से जो है निकाल सकते हो अपने लिस्ट में से, और बाकी बची कंपनियों को आप फिर आगे एक नेक्स्ट फ़िल्टर की ओर यहाँ पे ले जा सकते हो। तो इसी तरह आपको बार बार हर एक टाइप के थोड़े थोड़े फ़िल्टर लगा के कंपनियों को एक बहुत लंबा आपका लिस्ट होता है, उसमें से फ़िल्टर आउट करनी रहती है, और फिर आपको जो कुछ बची कुछ कंपनियाँ मिलती है वो आपके लिए यहाँ पर एकदम बेस्ट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ROE का यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, यहाँ पे मैटर इतनी ज़्यादा नहीं करती बैंकिंग स्टॉक और NBFCs के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका काम ही लेन देन का है, उनका काम ही लोन देने का है, लोन लेने का है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे डेप्ट टू इक्विटी, तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का 7.56, बजाज फिनसर्व फाइनेंस का 3.57, फिनसर्व 3.59। तो यहाँ पर आपको ये जो डेप्ट टू इक्विटी है ये आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है उनमें ये चीज़ तो रहने ही वाली है। इसका ये मतलब नहीं कि HDFC बैंक ख़राब हो गया करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो भी कोई चीज़ होती है ना, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, तो वो सब पे अप्लाई नहीं होती। तो इसीलिए आपको जो एक एक के बाद एक एक जो पैरामीटर्स है वो आगे भी यहाँ पे देखने चाहिए। जैसे कि मैंने ये पैरामीटर में तो ये कंपनी यहाँ पे फेल हो रही है, लेकिन अगर आप कंपनी का जो मेन कोर था तो वो आपका अगर देखें तो कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी यहाँ पे, तो ये ऐसा एक स्टेबल जो है वो आपको अगर देखने को मिले तो वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखना चाहिए आपको कि ये जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है उनकी यहाँ पे डेप्ट इक्विटी यहाँ पे आपको ज़्यादा ही यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये आप एक नोट करके आप यहाँ पे चल सकते हो। तो आई होप कि अगर आपको ये जो डेप्ट टू इक्विटी वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं मिलता हूँ आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसे ही मैं अगले वीडियोस यहाँ पे आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।